परिचय। जनन मूलभूत जैविक प्रक्रम है जिसमें सजीव अपने जैसे नए सजीव को जन्म देते हैं। प्रत्येक जीवित सजीव जनन का परिणाम है। जनन की ज्ञात बहुत सी विधियों को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में वर्गीकृत किया गया है। लैंगिक जनन के लिए विपरीत लिंग के 2 लोगों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के दौरान मादा अंडे उत्पन्न करती है जो मेल द्वारा निर्गत शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। एक भ्रूण का निर्माण होता है जो वयस्क के रूप में विकसित होता है। सामान्यतः विकसित और जटिल सजीव ही इस विधि का प्रयोग करते हैं। अलैंगिक जनन के दौरान कोई बिना अपनी प्रजाति के किसी अन्य सजीव की सहायता के जनन कर सकता है। सामान्यतः अल्प विकसित कम जटिल सजीव इस विधि का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जनन के महत्व को दर्शाना, जंतुओं में जनन की विधियों का वर्णन करना, लैंगिक और अलैंगिक जनन के लाभ और हानि की तुलना करना, मनुष्य के जनन अंगों की विशेषता बताना, जंतुओं में निषेचन के प्रकार बताना, जरायुज और अंड प्रजक जंतुओं के बीच विभेद करना, इन विट्रो निषेचन का पराक्रम बताना, क्लोनिंग की अवधारणा का वर्णन करना। मानव जनन तंत्र। नर। नर में जनन अंग या जननांग श्रोणि के भीतर और बाहर होते हैं। नर जननांग में होते हैं वृषण। यौनिक वयस्कता प्राप्त कर चुके किसी भी युवा में 2 वृषण होते हैं जिनमें लाखों सूक्ष्म शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न और एकत्रित होती हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन सहित अन्य हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों में भारी आवाज, बड़ी मांसपेशियां और शरीर और त्वचा पर बाल उत्पन्न होते हैं। यह शुक्राणु के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है। शुक्राणु नलिका। वृषण के बगल में अधिवृषण और शुक्रवाहिका होती है जो नर जननांग के शुक्राणु नालिका का निर्माण करती है। शुक्रवाहिका एक पेशीय नली होती है जो वृषण में ऊपर जाती है और शुक्राणु करने वाले तरल वीर्य का संचरण करती है। अधिवृषण कुंडलित नलियों प्रत्येक वृषण के लिए एक का जोड़ा होता है जो शुक्रवाहिका से जुड़ा होता है। वृषण कोश। वृषण और अधिवृषण श्रोणि के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में लटके रहते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। त्वचा की थैली वृषण के तापमानक को नियंत्रित करने में सहायक होती है, जिन्हें शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है। उचित तापमान बनाए रखने के लिए वृषण कोश का आकार बदलता रहता है। जब शरीर ठंडा होता है तो शरीर के ताप में बने रहने के लिए वृषण कोश सिकुड़कर कड़ा हो जाता है। जब शरीर गर्म होता है तो वृषण कोश अतिरिक्त ताप को बाहर निकालने के लिए बड़ा और लचीला हो जाता है। सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथियां होती हैं। यह तरल प्रदान करता है जिससे शुक्राणु नलिका के स्नेहन का काम करता है और शुक्राणु को पोषित करता है। मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग वह प्रणाली है जिसके माध्यम से वीर्य शिश्न के माध्यम से
शरीर के बाहर जाता है। मूत्र मार्ग मूत्र तंत्र का भी भाग होता है, क्योंकि यही वो प्रणाली है जिससे मूत्र मूत्राशय से निकलकर शरीर से बाहर जाता है। शिश्न शिश्न स्खलन अंग है, जिससे वीर्य का स्खलन होता है। मानव जनन तंत्र। मादा जनन अंग पूरी तरह उदर के निचले भाग में स्थित होता है। मादा जनन अंग के बाह्य भाग में होते हैं भग, जिसका अर्थ होता है ढकना, भगोष्ठ, जिसका अर्थ होता है ओष्ठ। ये त्वचा का युग्म होता है, योनि मुख के चारों तरफ होता है। भगनासा एक छोटा संवदी अंग जो भग के सामने, जहां भगोष्ठ जुड़ते हैं, स्थित होता है। एक मादा के अंतः जनन अंग हैं योनि, एक पेशीय खोखली नली जो योनि मुख से गर्भाशय तक जाती है। इसके कई प्रकार होते हैं। लैंगिक मैथुन, शिशु जन्म के समय उसके बाहर आने का मार्ग, गर्भाशय से मासिक स्राव का रक्त बाहर जाने का रास्ता। गर्भाशय ग्रीवा, यह योनि को गर्भाशय या बच्चादानी से जोड़ती है। गर्भाशय की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। गर्भाशय ग्रीवा का मुख बहुत छोटा होता है। बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय ग्रीवा बच्चे के निकलने देने के लिए फैल जाती है। गर्भाशय, इसका आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती की तरह होता है, जिस पर एक मोटी रेखा और पेशीय भित्ति होती है, जिसमें मादा शरीर की सबसे मजबूत पेशियां होती हैं। ये पेशियां विकसित होते भ्रूण को रखने के लिए फैलती और सिकुड़ती हैं, और प्रसव के समय ये बच्चे को बाहर धकेलने में सहायता करती हैं। अंडवाहिनियां, इनकी संख्या 2 होती है। ये गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़ी होती हैं। प्रत्येक नलिका का एक छोटा रास्ता होता है और नलिका के दूसरे सिरे पर एक झालर वाला क्षेत्र होता है जो कीप की तरह दिखता है। अंडाशय, 2 अंडाकार अंग जो गर्भाशय के ऊपरी दाएं भाग और बाएं भाग पर स्थित होता है। ये अंडों का उत्पादन, संग्रहण और अंडवाहिनियों में निस्तारण करते हैं। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। मानव जनन निषेचन। निषेचन नए सजीव के उत्पत्ति के लिए होने वाला नर युग्मक और मादा युग्मक का मिश्रण है। जंतुओं में इस प्रक्रम में एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। निषेचन के प्रकार। कुछ जंतु प्रजातियों में यह प्रक्रम मादा के शरीर के भीतर ही होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण मनुष्य। कुछ जंतु प्रजातियों में यह प्रक्रम मादा शरीर के बाहर होता है। उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण मछली और मेंढक। मानव जनन भ्रूण का विकास। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह माता पिता की आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करता है। यह एक कोशिक युग्मनज लगातार विभाजित होता है और एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। भ्रूण की विकसित अवस्था को गर्भ कहते हैं। मनुष्य में गर्भावस्था निषेचन के 8 हफ्ते बाद शुरू होती है, जब प्रमुख संरचनाएं और अंगों का निर्माण हो चुका होता है। जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। निषेचन के समान भ्रूण का विकास भी माता पिता के शरीर के बाहर या अंदर हो सकता है। इसी के अनुसार उन्हें जरायुज और अंड प्रजक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
जरायुज जंतु वो जंतु होते हैं जिनमें भ्रूण एक अंडे से नहीं बल्कि पूरी तरह से मां के भीतर विकसित होता है। जरायुज शिशु स्वतंत्र रूप से जीते हैं और उन्हें जन्म से ही बाहरी आहार की जरूरत होती है। लगभग सभी स्तनपाइयों, बहुत से सरीसृपों और कुछ मछलियों में जनन की यह विधि है। अंड प्रजक जंतु अंडे देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मां के भीतर भ्रूण का मामूली या कोई विकास नहीं होता है। यह कई जंतुओं, पक्षियों, उभयचरों, ज्यादातर कीटों, बहुत से सरीसृपों और मछलियों की जनन विधि है। नवजात शिशु का विकास। जन्म के बाद या अंडे से बाहर आने के बाद सभी जंतुओं का विकास एक समान नहीं होता। इसके अनुसार इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्यक्ष विकास। कुछ मामलों में नवजात शिशु क्रियाशील जनन अंगों के अतिरिक्त वयस्कों से तुलनात्मक रूप से थोड़े अलग होते हैं। इस तरह के विकास को प्रत्यक्ष विकास कहते हैं। इसमें कोई अविकसित अवस्था नहीं होती, कोई कायांतरण नहीं होता। हालांकि प्रत्यक्ष विकास का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जन्म होने से वयस्क होने तक कोई परिवर्तन ही नहीं होता। मनुष्य इस तरह के विकास का ठेठ उदाहरण है। अप्रत्यक्ष विकास। कई मामलों में नवजात बच्चे अपने माता पिता की तरह नहीं होते। वयस्क होने के लिए उन्हें लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इनके विभिन्न चरणों का अनुक्रम कायांतरण कहलाता है। उभयचर और कुछ कीट इस प्रकार के विकास के ठेठ उदाहरण हैं। अलैंगिक जनन प्रकार। मुकुलन। यह सबसे प्राथमिक तरह के जंतुओं जैसे हाइड्रा के जनन की विधि है। इस विधि में नए जीव का जन्म जनक के शरीर से मुकुल के रूप में होता है, विकसित होता है और अंततः जनक से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। द्विखंडन। यह अलैंगिक जनन की एक अन्य विधि है जो एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि में पाई जाती है। इसमें जनक या सजीव की कोशिका के केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिका या सजीव का निर्माण होता है। इन मुख्य विधियों के अतिरिक्त जंतु कुछ अन्य विधियों से भी जनन करते हैं, जैसे पुनरुत्पादन विधि, बहुखंडन विधि इत्यादि। जनन की कृत्रिम विधियां। इन विट्रो निषेचन। परख नली शिशु उन शिशुओं को कहा जाता है जो महिला के शरीर से बाहर निषेचित होते हैं। इस प्रक्रम को इन विट्रो यानी शरीर से बाहर निषेचन कहते हैं। पिता के शुक्राणु के साथ माता के अंडाशय के अंडे का निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात प्रारंभिक भ्रूण को 2-4 बार विभाजित होने दिया जाता है। फिर उसके बाद माता के गर्भाशय में रखा जाता है, जिससे उनका स्वाभाविक विकास हो सके। यह प्रक्रम विभिन्न कृत्रिम जनन तकनीकों यानी ART में से एक है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब माता पिता या दोनों की प्रजनन संबंधी कमी के कारण माता अन्य प्रकार से गर्भधारण में असमर्थ रही हो। क्लोनिंग। किसी जनक की एक कोशिका से आनुवांशिक रूप से समान संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया
क्लोनिंग कहलाती है। इसका अर्थ है कि क्लोन से तैयार जीव अपने जनक से हर रूप में बिल्कुल समान होता है। क्लोनिंग प्रकृति में अक्सर होती है। कुछ जीवों में अलैंगिक जनन और एक निषेचित अंडे से जुड़वां का विकास क्लोनिंग का उदाहरण है। जीव विज्ञान के विकास के साथ अब क्लोनिंग की प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से संभव किया जा सकता है। किसी भ्रूण कोशिका से डीएनए नाभिक निकाल लिया जाता है और अनिषेचित अंडे में आरोपित कर दिया जाता है। उसमें स्थित नाभिक पहले ही निकाल दिया जाता है। निषेचन की प्रक्रिया को बिजली के झटके या रासायनिक उपचार विधि से उत्तेजित किया जाता है। इस कृत्रिम प्रेरित योग विधि से उत्पन्न कोशिका का ग्रहणकर्ता माता में आरोपित कर दिया जाता है। क्लोनिंग द्वारा विकसित जीव आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के मूल कोशिका की आनुवंशिक संरचना के समान होता है। डॉली के बाद से गैर भ्रूण कोशिका से भी क्लोन तैयार करना संभव हो गया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। जंतुओं के जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोनों प्रकार के जनन के अपने अपने हानि लाभ हैं। मनुष्य लैंगिक जनन करता है। नर शुक्राणु उत्पन्न करता है और मादा अंडाणु उत्पन्न करती है। निषेचन लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का योग है। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। युग्मनज निषेचन का आखिरी उत्पाद होता है। यह भ्रूण में विकसित होता है। विकसित अवस्था में जब अंग विकसित हो जाते हैं तो इसे गर्भ कहते हैं। भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर या भीतर हो सकता है। इसके अनुसार उन्हें जरायुज और अंडप्रजक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जरायुज जीव वयस्क में सीधे सीधे विकसित हो सकते हैं या वयस्क होने से पहले कुछ प्रारंभिक चरणों से होकर गुजर सकते हैं। अलैंगिक जनन ज्यादातर छोटे जीवों में पाया जाता है। इसके कई प्रकार हैं, मुकुलन, विखंडन, अंकुरण, पुनरुत्पादन इनमें से कुछ हैं। मनुष्य अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से प्रजनन में अक्षम मनुष्यों की जनन की प्रक्रिया में मदद कर सकता है। इन विट्रो निषेचन कृत्रिम जनन तकनीक का एक उदाहरण है। क्लोनिंग एक नई तकनीक है जिसमें किसी वयस्क का हूबहू समरूप कृत्रिम साधनों से बनाया जा सकता है।